हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैनी स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज की चर्चा का विषय हमारा है हरियाणा का भूमि अधिग्रहण बिल 2021। देखिए, जो हरियाणा में लैंड एक्विजिशन बिल 2021 हरियाणा असेंबली से पास कर दिया गया है, उसके बारे में यहाँ पर बात होने वाली है। देखिए, इस बिल का नाम है द राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट हरियाणा अमेंडमेंट बिल 2021। तो देखिए, आप सबको अगर याद होगा कि जब बीजेपी गवर्नमेंट सत्ता में आई थी 2014 में, तो उनका जो एजेंडा था उसमें एक पॉइंट ये भी था कि जो सेंट्रल लॉ है, जो 2013 में लैंड एक्विजिशन लॉ है 2013 का बना हुआ, उसमें अमेंडमेंट करना चाह रही थी, बट उनके पास राज्यसभा में नंबर पूरे नहीं थे। तो इस वजह से उन्होंने ये अपना आइडिया छोड़ दिया था और उन्होंने राज्यों को कहा कि आप अपने हिसाब से अपने राज्यों में अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो देखिए, इस बिल में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो किसानों को काफ़ी परेशान कर रही हैं और काफ़ी चर्चा का मुद्दा हरियाणा में बना हुआ है। मैं उन सब बातों पे, उन सब पहलुओं पे बहुत बारीकी से चर्चा करूंगा और कहाँ इसमें जो 2013 का लैंड एक्विजिशन लॉ है भारत में सेंटर का, उसको ओवररूल करके उसकी ऐसी कौन कौन सी अच्छी बातें हैं, कौन कौन से ऐसे पॉइंट थे जो किसानों को थोड़ा राहत देने वाले थे, लेकिन इसमें किसानों को इतना राहत देने के मूड में बिल्कुल नहीं है हरियाणा सरकार। और अगर मैं सच में कहूँ तो ये बिल आपको कुछ तानाशाही रूप में दिखाई देगा। चर्चा करते हैं इस बिल पर, आप एंड तक जुड़े रहिए। देखिए, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको वीडियो और कंटेंट पसंद आए तो शेयर और लाइक ज़रूर करें। देखिए, इट सीक्स टू एक्सपेडाइट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बाय सिंप्लीफाइंग द प्रोसीजर फॉर एक्विजिशन ऑफ लैंड। देखिए, हम सब जानते हैं, देखिए राज्य हो या केंद्र हो, हम सबको डेवलप्ड होना है। हम डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, हम सब डिस्कस करते हैं कि भाई हमें जल्दी से विकसित होना है, विकसित होना है। तो विकसित होने के लिए देखिए, हमारे पास जो भी हमारे पास आधारभूत संरचनाएँ हैं, उनका उपयोग करते हुए हमें पूरे वर्ल्ड में अगर देखना है तो अपने आप को रेलवे कनेक्टिविटी में भी, आपको एयर कनेक्टिविटी में भी, आपको बहुत अच्छी अच्छी इंडस्ट्रीज़ लगानी होंगी, आपको जॉब ऑफर करनी होंगी, यानी इतनी सारी चीज़ें हैं जो हमें करनी पड़ेंगी ताकि हमारा देश डेवलपिंग से डेवलप नेशन की तरफ हो जाए। तो उसमें जो अभी तक सबसे ज़्यादा बाधाएं, अगर हम कहें कि भाई हमें यहाँ पे एक रोड निकालनी है, अब यहाँ से 50 किसानों के खेत इसमें बीच में पड़ रहे हैं, तो लैंड एक्विजिशन जो है एक हमारा यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि कई 10 से 15 साल तो लैंड एक्विजिशन में निकल जाती हैं। तो कब कंपनी काम शुरू करेगी और कब वो प्रोजेक्ट पूरा हो पाएगा? तो उस जो गवर्नमेंट का कहना है कि उन सब में तेज़ी लाने के लिए हम ये प्रोसीजर लैंड एक्विजिशन का कर रहे हैं। हाउएवर द बिल हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर अलेजिडली बीइंग एंटी फार्मर एंड प्रमोटिंग क्रोनी कैपिटलिज्म। मतलब आप जो है, जो भी जैसे काफ़ी चर्चा का मुद्दा रहा है कि भाई आप जो भूमि अधिग्रहण बिल हैं या जो भी फार्मर्स लॉ हैं, किसान कानून है, उसके तहत आप क्रोनी कैपिटलिज्म यानी पूंजीपतियों को बढ़ावा देने वाले हो और एंटी फार्मर्स बिल हैं। तो वैसा ही इसके बारे में काफ़ी कुछ कहा जा रहा है। तो हम अब देखेंगे, एक्चुअली इसमें चर्चा करेंगे कि कंट्रोवर्शियल क्या है, इसमें आखिर क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कंट्रोवर्सी पैदा कर रही हैं। इट हैज़ ब्रॉड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। देखिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पहली बात तो होता क्या है वो समझना है। प्रोजेक्ट्स टू एग्जेम्प्ट कैटेगरी फॉर विद सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट। देखिए, एक तो ये लाइन ध्यान रखना, एक PPP, और इन सब के लिए एग्जम्प्ट वर्ड यूज़ किया गया है। ये 3 वर्ड जो हैं सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइजिंग की बात है, क्योंकि ये एग्जम्प्ट वर्ड जो है ये एक अकेला ऐसा वर्ड है जो सब पे भारी पड़ रहा है। इट हैज़ ब्रॉट PPP प्रोजेक्ट्स टू एग्जम्प्ट कैटेगरी फॉर विद सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट या कंसेंट ऑफ लैंड ओनर्स इज़ नॉट रिक्वायर्ड। देखिए, यहाँ पे आपको थोड़ा कुछ समझ में आया होगा, यानी अगर आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में कोई प्रोजेक्ट चलाना चाह रहे हैं तो आपको सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट का मतलब है कि भाई उन लोगों का भी देखना है आपको कि जिन लोगों से आप ले रहे हो कि उनकी सामाजिक गतिविधियों पर क्या फ़र्क पड़ेगा। एंड कॉन्सेंट ऑफ लैंड ओनर्स इज़ नॉट रिक्वायर्ड। जो भूमि का स्वामी है उस भूमि के मालिक से यानी उस किसान से आपको कॉन्सेंट लेने से एग्जम्प्ट किया जाता है, यानी आपको ना तो उनसे परमिशन लेने की ज़रूरत है कि भाई आपको ये खेत देना, तो उनकी सहमति अनिवार्य नहीं है। दूसरा चीज़, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट,
इसके बारे में भी एग्जेम्प्ट कर दिया गया। यानी आपको ये सब नहीं सोचना है कि भाई इससे उनकी जीवन लीला पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इन सब चीज़ों से इनको क्या कर दिया गया, एग्जेम्प्ट कर दिया गया। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, देखिए कोई भी गवर्नमेंट का काम होता है वो पब्लिक, यानी गवर्नमेंट की कोई भी कंपनी होती है उसको पब्लिक बोलते हैं, और जो प्राइवेट होती है वो प्राइवेट होती है। जब ये दोनों हाथ मिला लें तो उसको बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। यानी कोई भी चीज़ जब काम किसका हो रहा है, गवर्नमेंट का हो रहा है, बना कर कौन रहा है उस काम को, प्राइवेट कंपनी कर रही है। तो जब वो प्राइवेट कंपनी ये काम करती है तो उसको बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो पहले क्या था एक्चुअली, जो 2013 में बिल आया था उसमें इस टाइप की कुछ चीज़ें नहीं थी। उसमें कहा गया था कि अगर आप पीपीपी मॉडल काम करेंगे तो उसमें आपको 70% 70% किसानों की, यानी जिसकी उसमें ज़मीन जा रही होगी एक्विजिशन में, उनकी सहमति लेना अनिवार्य होगा पीपीपी मॉडल के लिए। लेकिन इसमें उस चीज़ को काट दिया गया कि बोला नॉट रिक्वायर्ड। देखिए अब हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। एक्चुअली लैंड एक्विजिशन बिल जो है 1894 से लेकर 2013 तक सेम चलता रहा, लेकिन हम बात करेंगे 2013 की। देखिए 2013 में जो सहमति के लिए आया, इसमें 3 चीज़ डाली गई। नो कंसेंट नीडेड फॉर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, अगर गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट है तो उसमें सहमति जरूरी नहीं है। बट अगर पीपीपी मॉडल है तो आपको 70% अफेक्टेड फैमिलीज जो भी हैं उनकी सहमति ज़रूरी है। और अगर ओनली प्राइवेट प्रोजेक्ट्स है कोई, यानी कोई भी कंपनी आपसे बोल रही है भाई मुझे यहाँ आके एक प्राइवेट स्कूल खोलना है या यहाँ पे मुझे आके अपना एक बिजनेस मॉडल खड़ा करना है, तो यहाँ पे 80% किसानों की सहमति ज़रूरी होगी। तो फर्स्ट पॉइंट तो था कॉन्सेंट के लिए। दूसरा जो आपने बात की भी SIA, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, इसका मतलब है ये एक कंपलसरी ऑप्शन था, यानी एक्सेप्ट इन केस ऑफ अर्जेंसी एंड इरिगेशन प्रोजेक्ट वेयर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इज रिक्वायर्ड। यानी ये इनको मैंडेटरी कर दिया गया था कि लोगों की सामाजिक जो गतिविधियां हैं उनसे उनका सोशल इम्पैक्ट कितना होने वाला है, उन सब चीज़ को आपको मैंडेटली से ध्यान में रखना है। और उनके जो भी आपको रिहेबिलिटेशन है, जिस टाइप की चीज़ें हैं उसमें आपको ध्यान देना है। इन केस ऑफ इमरजेंसी या कोई ऐसा इरिगेशन प्रोजेक्ट लगा रहे हैं तो वो आप उसमें छूट पा सकते हैं। देखिए कंपनसेशन, अगला मुद्दा जो आता है कंपनसेशन का आता है। देखिए जो हम बात कर रहे हैं कि 2013 में जो था, 2013 में जो कंपनसेशन था वो क्या था, मेक मार्केट वैल्यू फॉर अर्बन एरियाज एंड अप टू डबल फॉर द मार्केट वैल्यू इन रूरल एरियाज। यानी ये है कि अगर आपकी मार्केट वैल्यू देख गवर्नमेंट डिसाइड करती है, आप शहरी इलाके में रह रहे हैं, अर्बन इलाके में रह रहे हैं, तो आपको जो मार्केट वैल्यू है उस मार्केट वैल्यू का आपको जितना आपकी ज़मीन है उसका उतना पैसा आपको भुगतान कर दिया जाएगा एज ए कंपनसेशन। बट अगर आप ग्रामीण इलाके में रह रहे हैं तो वो कंपनसेशन जो है आपका 2 गुना हो जाएगा। बट हरियाणा सरकार ने इस पॉलिसी में भी बदलाव किया है। मैं आगे चल के उस बात पर डिस्कस करूंगा कि हरियाणा गवर्नमेंट ने इसमें क्या बदलाव किया है। और अभी बाद में इसको क्या है, जो अर्बन एरिया है उनको 2 गुना कर दिया गया है, और जो ग्रामीण इलाके हैं, रूरल एरिया हैं, उनको 4 गुना कर दिया गया है कंपनसेशन। अब देखिए, यानी आपको कंपनसेशन तो मिलना ही मिलना है 100%, कोई ऐसी डाउट नहीं है कि भाई आपको कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा। तो आपको कंपनसेशन कितना करना था, 100% कंपनसेशन कर दिया गया था। बट अभी जो कंपनसेशन हरियाणा गवर्नमेंट कर रही है उसमें भी चेंज किया गया है। लास्ट पॉइंट, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट। देखिए जिन लोगों को आप ज़मीन छीन रहे हैं कि भाई ये ज़मीन आपकी छीन रही है, ये उनकी उपजाऊ ज़मीन है या उसका घर है, जो भी मान के चलिए आप, अब उसको इतने हिस्से के इतने टुकड़ा कहीं दूसरी जगह जो उपजाऊ भूमि है वो उसको प्रोवाइड करानी है, और ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो हरियाणा गवर्नमेंट का जो भी ये रूल आया है मनोहर लाल खट्टर सरकार की गवर्नमेंट में, तो उन्होंने इस रूल को भी यहाँ से हटा दिया, बोला आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो सब हम देख लेंगे अपने आप। तो यानी इतनी सब ऐसी चीज़ें ऐसी हैं जो चिंता का विषय है, तो हम आगे इस पर बात करने वालेंगे। दिस गोज against the Central Land Acquisition Act of 2013 under which social impact assessment or consent of landowners is must। और ये जो लाइन मैं अभी पढ़ने जा रहा हूँ इस पे बहुत ज़्यादा आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा। द बिल सीक्स, जो हरियाणा गवर्नमेंट का जो बिल है, सीक्स टू डू अवे विद द कंडीशन ऑफ 48 आवर प्रायर नोटिस टू द ऑक्यूपेंट्स ऑफ द एक्वायर्ड बिल्डिंग टू इवैक्यूएट। अगर किसी बिल्डिंग को या किसी खेत को, ये मान के चलिए आप
आपके पास ये आपकी लैंड है और ये गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई ये आपकी लैंड जो है हमने एक्विजिशन कर लिया है इसका। तो जैसे ही ये लैंड आपकी एक्विजिशन में आ गई है उनके अंडर में, तो आपको नोटिस दिया जाएगा 48 घंटे के अंदर आपको ये लैंड खाली करनी पड़ेगी। अगर आप खाली नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ एक दंडात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है। Occupants वुड बी लाइबल टू वैकेट द बिल्डिंग इमीडिएटली आफ्टर द कलेक्टर अनाउंसेस द अवार्ड। यानी जैसे ही कलेक्टर बोलता है कि भाई हाँ हमने इसको एक्विजिशन में ले लिया है, तो वो बिल्डिंग 48 घंटे के अंदर आपको खाली करनी। यानी ये देखिए कि आपको एक तरह से फोर्सिबली कोई चीज़ कराई जा रही है। तो ज़्यादा चिंता का विषय यही है। दिस इज एक्सट्रीमली ड्रैकोनियन एंड आर्बिट्रेटरी। The state machinery shall be armed with powers to throw out the belongings of an affected person through at midnight without any notice। देखिए इसका मतलब क्या है कि अगर कोई आदमी रह रहा है तो स्टेट क्या है, उन पर फोर्स और पावर का इस्तेमाल करके उनको आधी रात में बाहर फेंक देगी, ये कहना है। देखिए एक्चुअली जो आपका लैंड है, अगर मैं संविधान की बात करूं, भूमि, तो ये क्या है आपका राज्य सूची में आता है। यानी इस पर जो अगर संविधान ओनली लैंड वर्ड का यूज़ करूं तो ये जो है संघीय सूची में आता है। यानी इस पर जो यूनियन है अपनी, यानी जो सेंटर है, उसका अधिकार है। लेकिन अगर एक्विजिशन और रीसेटलमेंट ये सब चीज़ वर्ड की बात करूं तो ये जो है कंकरेंट लिस्ट में आते हैं, यानी समवर्ती सूची में आते हैं। इन पे कानून जो है आपका राज्य भी बना सकता है और आपका केंद्र भी बना सकता है। तो यहाँ पे जो है खट्टर सरकार भी यही बोल रही है कि भाई हमसे पहले भी बहुत सारे राज्य, लगभग 16 राज्य अपने यहाँ पे कानून में इसमें बदलाव कर चुके हैं, जिसमें गुजरात, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र शामिल हैं। द अमेंडमेंट्स ऑल्सो डू अवे विद द प्रोविजंस टू गिव द इवेक्टेड पीपल प्लॉट्स ऑफ लैंड इन एडिशन टू मॉनेटरी कंपेंसेशन। अब देखिए पावर्स ऑफ द कलेक्टर, इसमें क्या है, एक्चुअली कलेक्टर को एक स्पेशल पावर दे दी गई है। यानी ये जो आपने ऊपर सुना था कि भाई जब जैसे ही कलेक्टर आपको अवार्ड कर देगा कि लैंड एक्विजिशन हो गया है, तो आपको 48 घंटे के भीतर ये खाली करना पड़ेगा। तो कलेक्टर को इसमें स्पेशल पावर दी गई है और वो दी गई है सेक्शन 31A के तहत। उसमें क्या कहा गया, ए न्यू सेक्शन 31A pertains to the payment of a lump sum in lieu of rehabilitation and resettlement cost of projects that are linear in nature up to 50% of the compensation determined to the affected family। यानी आपको कंपनसेशन जो 2013 का कानून बोल रहा था 100%, ये बोल रहे हैं कि 50% कंपनसेशन, वो भी लमसम में, यानी मोटा मोटा आप इतना ले लो, इस टाइप से करके आपको दे दिया जाएगा इन लिeu ऑफ रिहेबिलिटेशन ऑफ रीसेटलमेंट। द कलेक्टर कैन डिटरमाइन द फेयर, और कलेक्टर को अधिकार होगा कि भाई उसका कितना पैसा बन रहा है, वो सब करने का काम क्या होगा, कलेक्टर का होगा। क्रिटिक्स ऑफ द बिल हैव आर्ग्यूड दैट इन सच ए सिचुएशन टीनेंट्स एंड पुअर पर्सन, देखिए गांव में, इलाके में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, या शहरों में भी, जैसे झुग्गी झोपड़ी वाले, या मैं कहूँ कि जिनके नाम पे कोई ज़मीन नहीं होती है, जस्ट वो ऐसे ही वहाँ पे रह रहे होते हैं, या ऐसे ही कहीं छोटा सा टुकड़ा, एक बैरन लैंड पड़ी थी, बंजर भूमि पड़ी थी, उस पर थोड़ा करके अपना कुछ गुजारा कर रहे हैं, तो उनका तो इसमें कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि उनको तो पास कुछ कागज़ पत्तर कुछ है नहीं, तो वो तो पूरी तरह से वॉश आउट हो जाएंगे इससे। और ऑल्सो द शेयर ऑफ फीमेल हियर्स इन ओवन नॉट रिकॉर्डेड इन रूरल, गाँव के इलाके में देखेंगे तो जो महिलाओं के एरिया शेयर्स हैं वो डिवाइडेड नहीं होते हैं। एग्जेम्प्टेड प्रोजेक्ट्स क्या क्या हैं, देखिए किन किन चीज़ों को छूट दी गई है इसमें। तो प्रोजेक्ट्स वाइटल टू नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस ऑफ इंडिया, रूरल इंफ्रा इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिफिकेशन, यदि आपको कोई बिजली घर बनाना है या बिजली में कोई काम करना है, अफोर्डेबल हाउसिंग, हाउसिंग फॉर द पुअर एंड रिहेबिलिटेशन पर्सन डिस्प्लेस्ड ड्यू टू लैंड एक्विजिशन और नेचुरल कैलामिटी। तो अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए कुछ ऐसे लोगों के घर बनाना जो नेचुरल कैलामिटी में हुए हैं, या किसी लोगों को आपको इधर से उधर विस्थापित करना है, तो उन लोगों के लिए अगर ऐसा होता है तो आपको इसमें एग्जेम्प्ट किया जाएगा। कॉरिडोर सेट अप बाय द स्टेट गवर्नमेंट और इट्स अंडरटेकिंग वेयर एवर लैंड अप टू 2 किलोमीटर और आइदर साइड ऑफ डेजिग्नेटेड रेलवे लाइंस और रोड्स कैन बी एक्वायर्ड। देखिए अगर कोई कॉरिडोर बनाया जा रहा है तो रेलवे स्टेशन और जो रोड्स हैं उनके 2 किलोमीटर के एरिए किसी भी तरफ, दोनों साइड मान के चलिए कि आपकी ये रेलवे लाइन है, तो इसके 2 किलोमीटर इधर का एरिया, इसको कभी भी स्टेट कॉरिडोर के लिए
आपका एक्विजिशन में कर सकते हैं, एक्वायर कर सकती है गवर्नमेंट। प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू हेल्थ एंड एजुकेशन, पीपीपी प्रोजेक्ट्स वेयर इन द ओनरशिप ऑफ लैंड कंटिन्यूज टू वेस्ट विद द स्टेट गवर्नमेंट एंड अर्बन मेट्रो रैपिड रेल प्रोजेक्ट्स, यानी इस टाइप के जो भी प्रोजेक्ट्स हैं। अब लेकिन समस्या कहाँ है, यहाँ पे यही समस्या है कि अगर आपका ये कहें कि पब्लिक डीलिंग थी तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जब पब्लिक के साथ आपका प्राइवेट पार्टनरशिप हो गया है, इसका मतलब यह है कि आप इस कानून के तहत इनडायरेक्टली पूंजीपति लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है। देखिए अब हम थोड़ा जानते हैं एक्चुअली लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013। देखिए जो 2023 में लैंड एक्विजिशन आया था उसके बारे में मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस कर चुका हूँ कि आपको अगर प्राइवेट है तो 80% लोगों की सहमति चाहिए, अगर आपका पीपीपी मॉडल है तो 70% लोगों की, और अगर आपका पब्लिक डीलिंग में है, गवर्नमेंट कोई काम कर रही है, तो उसमें आपको कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस करता हुआ हूँ, even need to obtain consent of the affected artisans, laborers, sharecroppers, tenant farmers, etc. whose sustainable livelihood will be affected because of the giving project। जैसे मैंने आपसे बताया कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं, ये मान के चलिए इतना इलाका ऐसा है जिनके पास ज़मीन के कागज़ पत्तर हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो जस्ट यहाँ पे अपना खेती बाड़ी कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पे जस्ट अपना कुछ छोटा मोटा काम कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जस्ट यहाँ पे झुग्गी झोपड़ी लगे हैं, तो उनको भी आपको सहमति लेना होगा क्योंकि वो भी उस भूमि पर रह रहे हैं। कंपेंसेशन, जैसे मैंने आपको बताया, अभी जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर 4 गुना और जो शहरी इलाके हैं वहाँ पर 2 गुना। अफेक्टेड आर्टिसंस, स्मॉल ट्रेडर्स, अगर कोई मछुआरे हैं, कोई छोटे मोटे दुकान खोखा खोल के बैठे हैं, तो उनको भी क्या है, एक लमसम में 1 टाइम पेमेंट दिया जाएगा। टू एंश्योर फूड सिक्योरिटी, अगर देखिए फर्टाइल इरिगेटेड मल्टी क्रॉप फार्म लैंड कैन बी एक्वायर्ड ओनली इन लास्ट रिसोर्ट, यानी अगर कोई ज़मीन जो है उपजाऊ है, इरिगेटेड है और उसमें बहुत सारी फसलें पैदा हो रही हैं, तो उस भूमि को बिल्कुल लास्ट में एक्वायर किया जाएगा, यानी कोशिश की जाए कि ना किया जाए, अगर है तो बिल्कुल लास्ट में किया जाएगा। इफ़ सच फर्टाइल लैंड इज एक्वायर्ड then government will have to develop equal size of wasteland for agriculture purpose। तो इतना ही इलाका आपको ऐसा रेडी करके देना है। प्राइवेट एंटिटीज़, इफ गवर्नमेंट एक्वायर्स द लैंड फॉर प्राइवेट कंपनी द सैड प्राइवेट कंपनी विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर रिलीफ एंड, अगर किसी प्राइवेट कंपनी के लिए आपने कुछ ले रहा है तो वो कंपनी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है उन लोगों को विस्थापित करना दूसरी जगह। रिहेबिलिटेशन ऑफ द अफेक्टेड पीपल, एडिशनल रिहेबिलिटेशन पैकेज फॉर SC ST ओनर्स, अगर कोई वहाँ पे SC ST हो रहे हैं तो उनके लिए एक एडिशनल पैकेज आपको करना पड़ेगा। सेफ गार्ड, देखिए सेफ्टी के लिए क्या था, स्टेट गवर्नमेंट हैव टू सेट अप डिस्प्यूट सेटलमेंट चेयरमैन मस्ट बी ए डिस्ट्रिक्ट जज और लॉयर फॉर 7 ईयर्स। देखिए अगर कुछ ऐसा सेटलमेंट हो रहा है तो उसके लिए आपको एक चेयरमैन नियुक्त करना होगा जो डिस्ट्रिक्ट जज और लॉयर रहा हो 7 साल के लिए। अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। देखिए आप ये सब काम कर रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी किसकी है, किसी की नहीं। तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, जो भी डिपार्टमेंट वहाँ पे वो काम करेगी, विल बी मेड रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी ऑफेंस फ्रॉम गवर्नमेंट साइड, अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऐसा ऑफेंस होता है तो उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। इफ़ प्रोजेक्ट डजंट स्टार्ट, ये देखिए यदि कार्य 5 साल के अंदर शुरू नहीं होता है, लैंड हैज़ टू बी रिटर्न टू द ओरिजिनल ओनर और द लैंड बैंक, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट अथॉरिटी फॉर स्पीडी डिस्पोजल ऑफ डिस्प्यूट्स। अगर 5 साल के अंदर आपका काम शुरू नहीं होता है तो आपको या तो उसके मकान मालिक जो भी उसका ओनर है लैंड का, उसको वो ज़मीन वापस करनी पड़ेगी, या लैंड बैंक को। लैंड बैंक एक तरह से यानी गवर्नमेंट के खाते में। तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट अथॉरिटी फॉर स्पीडी डिस्पोजल ऑफ डिस्प्यूट्स। तो ऐसी लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन और ये अथॉरिटी बनानी है जो इनके छोटे मोटे जो भी डिस्प्यूट्स हों उनको निपटारा कर सके। तो देखिए ये था वो लैंड एक्विजिशन बिल जो हरियाणा सरकार लेके आई थी। उसमें इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं, क्लियरिटी की भी नहीं है, वो चीज़ें भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा। देखिए हरियाणा जो है, जिसमें लोग मानते हैं लगभग 86% भूमि जो है, लगभग 80+% भूमि है, अगर 86 भी नहीं बोलूँ मैं, जो वहाँ पे उपजाऊ भूमि है। एक इतनी अच्छी भूमि को अगर आप इस तरह से करेंगे तो किसान उसमें, और वो भी कंपनसेशन नहीं है, कोई उनका रिहेबिलिटेशन प्लान नहीं है, जस्ट आप प्राइवेट कंपनियों के लिए भी आप उसको एग्जम्प्ट कर रहे हैं, जो कि गवर्नमेंट कंपनी के लिए एग्जम्प्ट करना था, तो वो बात एक वैलिड थी।
थी। तो ये कैसी लगी आपको ये वीडियो ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।